नमस्कार, मैं इमरान अली। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल। आज हमारे साथ हैं आदर्श पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर कौशलेंद्र कुमार जी। सर, आपका आजकल में स्वागत है। स्वागत है आपका भी। सर, अभी जो एसोसिएशन है स्कूल संचालकों का, उनके द्वारा पिछले 2 सप्ताह से आंदोलन चलाया जा रहा था। सरकार से मांग की जा रही थी। अब सरकार ने उनकी मांगों को माना है या फिर वो अपने हिसाब से उन्होंने फैसला दिया है कि आगामी 4 जनवरी से वो सीनियर क्लास का और 18 जनवरी से जूनियर क्लास के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो इसको लेकर क्या है, अब क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर, ये हम बताना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जब 21 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था, 22 मार्च से फेज 1 का लॉकडाउन शुरू हुआ। उसके बाद सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पहले के 2-3 महीनों में हम लोगों ने सभी सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, अक्षरशः पालन किया, अनुपालन किया। अपने अभिभावकों से, बच्चों से ये सब हम लोगों ने कराते रहा। लेकिन जब सरकार के द्वारा स्थिति में सुधार होने के बाद अनलॉक 1 शुरू किया गया और बहुत सारे प्रतिष्ठान धीरे धीरे खोले गए। हम स्कूल संचालक भी कई दौर में शासन प्रशासन से यह मांग उठाते रहे। हमारे स्कूल यूनियन के लोग जो राज्य से लेकर के राष्ट्र स्तर तक यूनियन काम करती है, उनके नेतृत्व में स्कूल संचालकों ने सरकार से मार्ग निर्देशन की अपेक्षा करते रहे हैं और उसी गाइडलाइन के आधार पर, उस गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम सभी स्कूल के संचालन की मांग करते रहे। जब सभी प्रकार की प्रतिष्ठानें खोल दी गई, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान रैलियां कराई गई, शादी विवाह उत्सव में 200 लोगों तक की सहभागिता तय की गई, जिम खोले गए, सिनेमा हॉल खोले गए, तब हम लोगों को भी लगा कि हम लोगों को भी सरकार एक गाइडलाइन के तहत विद्यालय खोलने का आदेश सरकार को देना चाहिए। हम लोगों ने अपनी मांग को मजबूती से रखना प्रारंभ किया। इस सबसे आखिरी खाने में स्कूल को क्यों रखा गया, सबको खोला गया, फिर इसके लिए स्कूल संचालकों को आंदोलन करना पड़ा, ऐसी स्थिति क्यों बनी? सर, इस मामले में जो WHO का गाइडलाइन और सरकारी स्तर पर जो सर्वेक्षण करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, बच्चों की इम्यूनिटी के मामले में जो मार्गदर्शन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकार को प्राप्त हो रही थी, सरकार उस आलोक में काम कर रही थी। हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों का कहीं से अहित नहीं हो, लेकिन इस बीच कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें बच्चे, अभिभावक, सारे लोग सहभागिता करते रहे। सरकारी विद्यालयों में लाइन लगा करके चावल का वितरण किया जा रहा था और कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे जिसमें बड़ी भीड़, जी हाँ, जिसमें दूरी का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी लगा कि निजी विद्यालय को कहीं न कहीं, चाहे सरकार के पास जो भी मजबूरियां रही हो, लेकिन निजी विद्यालय के प्रति संवेदनशील नहीं है। और तब निजी विद्यालय के संगठनों ने, संचालकों ने एकजुट होकर सरकार के पास अपनी बात रखने का प्रयास किया और इसी क्रम में जो गत 10 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर, अनुमंडल मुख्यालयों पर राष्ट्रीय स्तर के संगठन के द्वारा के आह्वान पर
जो धरना हुआ, उसके बाद कई और भी कार्यक्रम किए गए, भिक्षाटन भी किया गया। तो इसका असर हमें लगता है कि सरकार पर पड़ा और सरकार इस मामले में संवेदनशील हुई, गंभीरता दिखाई और 4 जनवरी से बड़े बच्चों के लिए और 18 जनवरी से ये मध्य या हम यूँ कहें कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने का जो गाइडलाइन जारी किया है, हम सब स्वागत करते हैं। सर, जिन शर्तों पर स्कूल को खोलने की बात सरकार कह रही है और जो गाइडलाइन है सरकार का, तो उसका पालन कैसे करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे? सर बताना चाहेंगे कि विद्यालय, चाहे वो निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय, अवेयरनेस के मामले में चाहे किसी भी प्रकार की जागरूकता हो, चाहे बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, शराबबंदी हो, हम लोगों ने वृक्षारोपण हो, पर्यावरण हो, किसी भी जागरूकता के मामले में विद्यालय से जुड़े लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। और जब सभी जगह हम लोग दूसरे को जागरूक कर सकते हैं तो हम विद्यालय में एक दूसरे को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के गाइडलाइन का हम पूरी तरह से पालन करने में सक्षम हैं और इस पालन के आधार पर कहीं पर से हमको नहीं लगता है कि सरकार के गाइडलाइन का अवहेलना होगा। सर चलिए, लेकिन आप लोगों का जब ये स्कूल बंद चल रहा था, ऐसे में शिक्षा मंत्री का भी बयान आया और कुछ और लोगों का भी कि ये सब व्यवसायी हैं, शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, इन लोगों को जो गरीबों को सुविधा देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही थी। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, हम एक बात कहना चाहेंगे इस मामले में कि हर किसी को एक तराजू पर तौलना ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि एक कवि ने कहा है कि कोठियों की मुल्क से मैयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो बस गांव में आबाद है। तो हम गांव गिराव में रहने वाले लोग जो किसी प्रकार का से अपने विद्यालय का संचालन करते हैं, हम कहीं से मोटी फी नहीं लेते हैं, हम मोटी रकम लेने वाले कॉरपोरेट विद्यालय नहीं चलाते हैं और ऐसे संचालक लाखों में नहीं करोड़ों में हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो गांव गिराव में सेवा की भावना से विद्यादान कर रहे हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि ऐसे संचालकों पर ये बात लागू होती है। कोई भी मंत्री जी हों या कोई भी हो सरकार के अंग हों, तो वो अपने स्तर से इसका सुपरविजन करा सकते हैं, पर्यवेक्षण करा सकते हैं कि इस प्रकार के कितने स्कूल हैं जो व्यापार या व्यवसाय के दृष्टिकोण से करते हैं। बल्कि हम लोगों ने सेवा भावना से ऐसे विद्यालय खोल रखे हैं जिसमें बहुत ही छोटी रकम से गरीब गांव गिराव के बच्चों को अपने यहाँ पठन पाठन कराते हैं। हम लोग कभी भी तैयार हैं कि सरकार हम लोगों का सर्वेक्षण करा ले और जिसके आधार पर राशि तय करें, हम लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब जब के सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और अब स्कूल खोलने की तैयारी भी हो चुकी है, ऐसे में जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो किस तरह ले रहे हैं इसे स्कूल खोलने को लेकर? अब उनकी मंशा क्या है? सर, हम बीच में बहुत सारे अभिभावकों का हम लोगों के पास फ़ोन कॉल्स आते थे। साथ ही आज ही मैंने एक पेरेंट्स मीटिंग भी रखा था जी। तो इस पेरेंट्स मीटिंग में 1% भी ऐसे लोग नहीं मिले जो हम बाज़ाब्ता मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, आप रजिस्टर देख भी सकते हैं कि सबने एक स्वर से सहमति प्रकट की कि स्कूल खुलना चाहिए। इसमें कुछ बच्चे भी, कुछ अभिभावकों के साथ हम बच्चों को नहीं बुलाया था, लेकिन कुछ अभिभावकों के साथ उनके बच्चे भी आ गए थे। बच्चे और अभिभावक पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हैं कि अब स्कूल खुलना चाहिए। कोरोना का असर हमारे यहाँ बिहार में एकदम नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी ये जो फुलवारी है, जो स्कूल है, यहाँ बच्चे चहचहाएं, तितलियों की तरह उड़ें और फिर से वही पुराना वातावरण लागू हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, पूरी आजकल की टीम को